नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। मैं हूं सौरभ शर्मा और अभी खेल मंत्री के घर पर तमाम रेसलर्स पहुंचे हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। खेल मंत्री के साथ ये मीटिंग बस शुरू होने वाली है। वहीं गोंडा में 3 बार वक्त बदल चुके बृजभूषण शरण सिंह ने अभी तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं की है। दोनों खबरों पर, दोनों जगहों पर हमारी नजर लगातार है और आपको हम लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन देश की चुनावी राजनीति से जुड़ी बहुत सी बड़ी खबरें भी हैं। 2023 और 2024 की तैयारी में सारी पार्टियां लगी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किस तर्ज पर अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, यह उनके 2 दिन के कार्यक्रमों से आपको पता चलेगा। कल प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के लोगों से बात की थी। उनके बीच गए और कहा, चिंता मत कीजिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों से उन्होंने संवाद किया और कहा कि सबसे कमजोर तबका है, सरकारों को जिसका हाथ पकड़कर चलना चाहिए। उसके बाद वो महाराष्ट्र में मेट्रो में बैठे। एक तरफ मुख्यमंत्री थे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम थे। यहां से नरेंद्र मोदी के मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा वर्ग को डेवलपमेंट का मैसेज देने वाली तस्वीरें आई। और आज की खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 लोगों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए। मोदी ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि नौकरी उन परिवारों को दी जा रही है जिनसे आज तक किसी शख्स को कभी सरकारी नौकरी नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियां कैसे बांटी जाती थीं, यह सबको मालूम है। दरअसल बीजेपी जिस मॉडल के जरिए 2024 में गुजरात वाला स्ट्राइक रेट लाना चाहती है, वो यही मॉडल है। इस मॉडल के तहत बीजेपी का यह दावा है कि वो समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ेगी। बीजेपी अपनी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में यह दावा करती है कि गुजरात में 40 रिजर्व सीटों में से उसने 34 जीती, 27 ट्राइबल में से 23, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 13 में से 11 सीटें बीजेपी ने हासिल की। करीब करीब 54% के स्ट्राइक रेट से 86% सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी कार्यकारिणी में इस गुजरात मॉडल पर इस बार सबसे ज्यादा जो जोर रहा वो यही मॉडल है। पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री के डे प्लान में भी आपको दिखाई देगा। मोदी की बीजेपी किस तरह काम कर रही है, क्या प्लान बनता है और एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो गुजरात में चुनावों की जीत के बाद लगातार उसका प्रचार हो रहा है। बात राहुल गांधी की कीजिए, वह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। फारूक अब्दुल्ला उनके कार्यक्रम में शामिल भी हुए और उन्होंने उनकी तुलना आदि शंकराचार्य से की और कहा कि आदि शंकराचार्य वो व्यक्ति थे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए थे और उनके बाद अब राहुल गांधी हैं। वहीं अब तीसरे मोर्चे की आहट तस्वीरों में बदल चुकी है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, वो आपको खम्मम में नजर आए। केसीआर का मंच था, वहां पर अखिलेश यादव भी खूब गरजे मोदी सरकार के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल भी। तो आज हम कुरुक्षेत्र में गुजरात के उस इलेक्शन मॉडल की चर्चा करेंगे जिसका जिक्र बीजेपी आज 2023 में अपने रेजोल्यूशन में करती है और दावा करती है 2014 में उसी गुजरात के विकास मॉडल की बदौलत जीत हासिल हुई थी और 2024 में गुजरात का यह इलेक्शन मॉडल उसका ट्रम्प कार्ड होगा। कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। मेहमानों का स्वागत पहले करें। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब का स्वागत है। दुष्यंत नागर जी आज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन जी का स्वागत है। और मनोज सिंह जी सिफोलॉजिस्ट भी हैं और आंकड़ों के जरिए आपको हर चुनाव का विश्लेषण करके आपके सामने रखते हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। तो पहले मनोज जी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, आज बीजेपी के हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो गुजरात से जुड़ रहा है। बीजेपी का दावा यह है कि गुजरात की जीत को, यानी 86% सीटों की जीत को, 53% से ज्यादा वोट को हम इस साल होने वाले सारे विधानसभा चुनाव में और अगले साल लोकसभा के चुनाव में रिपीट करके दिखाएंगे। लेकिन गुजरात तो पूरा देश नहीं है। गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? गुजरात मॉडल पर चर्चा इसलिए काफी हो रही है कि गुजरात चुनाव के जस्ट पहले वहां पूरी मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और कहा गया था कि यह मॉडल है जो कि मोदी पसंद करते हैं और इससे उनकी जीत हासिल हुई थी। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ सरकारें बदल देने से और नए चेहरे ला देने से ही आप चुनाव नहीं जीत जाते हैं। वहां पे मोदी का एक अपना विश्वास था, लोगों का साथ था और ये बातें इसलिए कही जा रही है कि निकट भविष्य में अभी मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहां की भी सरकारें चेंज कर दी जाए और नए चेहरे दिया जाए, इसलिए कि वहां शिवराज चौहान 17 साल से शासन कर रहे हैं। लेकिन हर स्टेट का एक अपना नजरिया होता है चुनाव में और वहां की एक जातीय समीकरण होता है और वो पार्टी का स्ट्रेंथ होता है। गुजरात एक ऐसा मॉडल है कि जहां पर बीजेपी ने शुरू से अपने बूथ मैनेजमेंट को, संगठन को इतना मजबूत कर रखा है कि अपने हर कार्य को वो बहुत सफलतापूर्वक उसको लागू कर देता है। और जहां तक बात आप आते हैं मध्य प्रदेश की, मैं 2 स्टेट को इसलिए लेकर चल रहा हूं
कि इसी दो चीजों पे लेकर आज बहस हो रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का भविष्य हो सकता है। इतनी समानता तो है कि आप 1.5-2 दशक से वहां पर सरकार चल रही है। और एक चीज बता दे रहे हो, शिवराज सिंह चौहान को छेड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो इतना प्रोफेशनल बना है, लोग इतना चाहते हैं कि वहां पर जो भी करेंगे उस पसंद कर लिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज के डेट में ओबीसी के एक अच्छे नेता के रूप में है और उसके साथ लोगों आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल की पूरे देश की बात बाद में, पहली परीक्षा मध्य प्रदेश में हो जाएगी। मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, एक बार क्यों हम गुजरात की बात कर रहे हैं, आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ 2022 में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। 53% से ज्यादा वोट और 86% सीटें, यानी 182 में से 156 सीटें बीजेपी को मिली थी और 53% से ज्यादा वोट हासिल हुआ था। और आप बीजेपी के रेजोल्यूशन को पढ़िए तो उसमें एक शब्द लिखा है शुरुआत में कि ये मोदी मैजिक का कमाल था। फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा चुनाव हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और हम इसको पूरे देश में लागू करके आपको दिखाएंगे। और उसमें जो पार्टी का रोल होता है, पार्टी के संगठन का, उसके बारे में मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे, उस पर हम आते हैं। अगला डेटा आपके सामने जिसको लेकर के बीजेपी शायद ज्यादा उत्साहित है कि सामाजिक वर्गों में अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने कैसे पैठ अपनी बढ़ाई गुजरात में, वो भी 27 साल के बाद। और बीजेपी का ये कहना है कि ये दर्शाता है कि बाकी पार्टियां जो भी अपनी कैलकुलस लगा लें, जातियों का जो भी समीकरण बैठा लें, अगर वो गुजरात में ध्वस्त हुआ है तो वो पूरे देश में ध्वस्त होकर के रहेगा। बीजेपी ने रिजर्व सीट्स की हम बात करते हैं, बीजेपी ने 40 रिजर्व सीट्स में से 34 रिजर्व सीट जीत करके दिखाई। गुजरात में ट्राइबल रिजर्व सीट ज्यादा हैं, शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट्स कम हैं, लेकिन 40 में से 34 सीटें बीजेपी जीती। और इसका ब्रेकअप आपको हम अगली ग्राफिक में दिखाते हैं। तो ट्राइबल सीट 27 हैं गुजरात में और बीजेपी ने उसमें से 23 सीटें जीती, और ऐसी एससी सीट 13 है, बीजेपी ने 11 सीट जीती। और पार्टी रेजोल्यूशन में यह बात भी खुद ही कंपेयर करके बीजेपी ने कही है कि हमारा कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस खास करके ट्राइबल बेल्ट में नहीं रहा, लेकिन गुजरात में इस बार हमने वो कमाल करके दिखाया है। और ऐसा ही एससी रिजर्व सीट्स में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सवाल प्रेम शुक्ला जी शुरुआत में हमने मनोज जी से जिसकी चर्चा की, आपके रेजोल्यूशन ये कहता है कि यही कमाल हम करेंगे इस साल होने वाले 9 राज्यों में और अगले साल। परिस्थितियां हर राज्य की अलग होती हैं। आपको लगता है अगर आपको गुजरात में ओबीसी का वोट भी मिला, ट्राइबल वोट भी मिला, एससी वोट भी मिला, हर तबके का वोट आपको मिला, लेकिन वहां का ऑपोजिशन और राज्यों के ऑपोजिशन में भी फर्क है, कैसे इसको रेप्लिकेट कीजिएगा? नहीं, निश्चित तौर पर हर जगह जो है अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जब आपको ध्यान दिला दें, 2012 में जब आदरणीय अमित शाह जी महामंत्री बनकर आए और उनको उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा रिजल्ट ले आऊँगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विश्वास नहीं था कि गुजरात जैसा परिणाम उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है। लेकिन सांगठनिक कौशल के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण था उसके कारण, गुजरात के विकास मॉडल को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी गई तो उत्तर प्रदेश में गुजरात से बेहतर रिजल्ट मिले। और आज भी आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा के समझौते के बाद भी 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीतना, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस तरह की नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, जिस तरह से सांगठनिक कौशल जो है विकसित किया गया, उसका जैसे गुजरात में आप अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भी मत अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो कांग्रेस के परंपरागत मत थे, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उनके विकास कार्य तो है ही, साथ ही उनसे जो हमारा संपर्क का, जैसे गुजरात में पन्ना समितियां बनाई गई, एक पन्ना समिति में 5 सदस्य और 82 लाख पन्ना समितियों के सदस्य थे। 2 करोड़ 5 लाख वोटर होते हैं अगर पन्ना समितियों के परिवार के लोग मतदान कर दें, उसमें से 87% लोगों ने पोल किया। और गुजरात में जो है वो अभूतपूर्व सफलता, यानी ऐसा परिणाम कभी नहीं। कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे लोवेस्ट आंकड़े 16 सीट पर गई और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीटें 156 पे गई। तो उसी तरह की नीति जब हम सांगठनिक कौशल का काम करते हैं, मतदाताओं से संपर्क का काम करते हैं, मतदाता को पोल बूथ तक ले आने का काम करते हैं, तो इस तरह का परिणाम, गुजरात जैसा परिणाम अन्य राज्यों में भी लाया जाना संभव है। एक चीज तो आपने अभी जिस संगठन कौशल की बात की वो गुजरात में देखने को मिला। और एक बात ये कहनी पड़ेगी कि आप बीजेपी के रेजोल्यूशन की बात दोबारा करें तो उसमें सीआर पाटिल
पाटिल, ये नाम आपको 2 बार दिखाई देगा, जो गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनको काफी श्रेय पार्टी इस बार दे रही है गुजरात की इस जीत का। और उन्होंने संगठन को ये पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटियों का जो उन्होंने चलन चलाया है, जिसको पार्टी अब और देश में लागू करना चाहती है। बीजेपी का जो अपना आकलन रहा कि हमको इतना वोट मिलना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा ही वोट बीजेपी को हासिल हुआ। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इनकी जो भी गणित थी, कैलकुलेशन था, वो ठीक बैठा। राजकुमार जी के पास जाना चाहते, ये 3 बातें कहते हैं राजकुमार जी। बीजेपी कहते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा हमारे पास है, वो लोकप्रिय नेता हैं देश के, लेकिन उनके लोकप्रियता को वोट में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास मशीनरी भी है। अब नड्डा जी उसके इंचार्ज है, उसको ड्रिल किया हुआ है, अच्छे से ऑयल किया हुआ है अमित शाह जी ने, और अब और नीचे और उसमें कारिंदे जुड़ चुके हैं। और तीसरा ये कहते हैं हमारी योजनाएं, हमारा काम तो है ही, और ये हमारे लिए 24 के लिए बहुत है। देखिए, किसी पैटर्न पर या किसी फॉर्मूले पर किसी पार्टी को अगर सफलता मिलती है तो वो कोशिश करेगी कि ये फॉर्मूला दूसरी जगह भी अपनाया जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहेगी, गुजरात पैटर्न पर चुनाव लड़ना चाहेगी, और विपक्ष जो जहाँ जहाँ अभी चुनाव हुए हैं, अभी आप देखिए हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रिजल्ट रहा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहा, उत्तर प्रदेश में एक सीट का उपचुनाव था लोकसभा का, वहाँ 2,80,000 से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया है। तो विपक्ष ये पैटर्न अपनाना चाहेगा कि जिस तरह हमने मैनपुरी में और दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उसी तरह हम हराएंगे। अब अपने अपने मुद्दे उठाएंगे, सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि, या कोई किसी को नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने सब खराब ही किया है। सरकार ने कुछ अच्छा भी किया होगा, सरकार उसका प्रचार करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ गलतियां भी की होंगी, सरकार की कुछ कमजोरी भी रही होंगी, सरकार की कुछ विफलताएं भी रही होंगी, हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अभी अखिलेश जी ने खम्भम में कहा कि सरकार तो खुद अपने दिन गिन रही है, और अब 399 दिन उसने कहा सरकार के बाकी हैं केवल। बीजेपी वालों ने तुरंत उनको 2022 का यूपी चुनाव याद दिला दिया। ये तो शुरुआत तो माननीय मोदी जी की ओर से ही हुई। उन्होंने खुद कहा कि अब हमारी सरकार के 400 दिन बचे हैं, तो हमने एक दिन बाद अगर ये कहा कि अब 399 बचे हैं तो क्या गलत किया। अब 4 और घटा लें, अब 3 दिन और चले गए, तो अब तो 395 ही दिन बचे हैं। तो ये अब दूसरी बात, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल बार बार बात की जाती है। गुजरात मॉडल की देश के सामने, देश की जनता के सामने, निष्पक्ष समीक्षकों के सामने जो विशेषताएं आती हैं वो 2 आती हैं केवल जी। एक धार्मिक घृणा, धार्मिक दंगे, जो अराजकता, झगड़े, हत्याएं, एक दूसरे राजनीतिक लोगों को पीछे करके प्रशासनिक अधिकारियों से सरकार चलवाना, लोकतंत्र को कम करना, आवाज को बंद करना, जो बोलने की मनाही, आलोचना की मनाही, ये गुजरात मॉडल राजनीति में माना जाता है। राजकुमार जी देखिए, ये अपनी पार्टी सरकार कैसे चलाते हैं, अपने मुख्यमंत्री को कितना जिम्मेदारी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, वो इनके ऊपर। आपने जो पहली बात कही कि गुजरात में धार्मिक विद्वेष, डर के कारण बीजेपी जीतती है, ये गुजरात मॉडल की पहचान है। इस बार मैं चाहूंगा जरा हर्षवर्धन जी एक बार रिएक्ट करें। 27 साल के, देखिए एक वाक बोल, अभी जो डेटा दिखाया, बात पुरानी हो जाएगी, हम गुजरात चुनाव की बात बार बार करेंगे तो, लेकिन हर सामाजिक वर्ग का किसी भी पार्टी को समर्थन मिलना वो केवल डर की बिना पर होगा। नहीं, मैं 10 सेकंड केवल, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से जीतती है। मैंने कहा, और बिल्कुल आप इसकी समीक्षा करें, इसका सर्वे करें, कि लोगों में यह धारणा है गुजरात मॉडल का मतलब है ये 2 चीजें। और तीसरी बात एक और जोड़ दूं मैं, जो आप ये दिखा रहे हैं आंकड़े के अनुसूचित जाति सीटों पर, अनुसूचित जनजाति सीटों पर बीजेपी ज्यादा जीती है जी। ये सीटें जीतने का मतलब ये नहीं होता कि अनुसूचित जाति का समर्थन ज्यादा मिला है। उन सीटों पर वही लोग ज्यादा जीत पाते हैं जो अनुसूचित जाति के विरोधी होते हैं। गंभीरता से सोचना आप, क्योंकि सारे कैंडिडेट अनुसूचित जाति के होते हैं। जिनको विरोधी वोट एकजुट होकर मिल जाएगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अच्छा ठीक है हर्षवर्धन जी, मतलब ये नतीजे भी जो है सही पिक्चर नहीं रख रहे हैं। नहीं सौरभ जी, मैं एक बात तो कहूंगा कि भाटी जी ने बहुत सी चीजें, वो एक तरह से कहें कि बहुत उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन एक ये जो उन्होंने आखिर में जाते जाते दे दिया कि अनुसूचित जाति की सीटों पर वो जीतेगा जो अनुसूचित जाति का विरोधी होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा ठहर कर खुद सोचें, देश में अनुसूचित जाति की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना ही बहुत बाद में शुरू हुआ। तो क्या उसके पहले जो लोग जीतते थे वो सब अनुसूचित जाति के विरोधी थे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस गुजरात की बात हो रही है, गुजरात मॉडल के तौर पर हम देखते हैं तो दंगा अगर हुआ तो दंगा दोबारा नहीं हुआ।
देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं होगा, यह गुजरात मॉडल है। देश में इंडस्ट्री चलाना, रोजगार पैदा करना, सेल्फ, जिसको हम कहते हैं ना कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना, यह गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल यह है कि आप किसी राज्य में सत्ता में पहुंचते हैं तो सरकार के कामों के लिहाज से बने रहते हैं, यह गुजरात मॉडल है। अगर आप इसको गुजरात मॉडल नहीं मानते हैं तो इसके आगे की एक लाइन में बताता हूं। और चूंकि गुजरात को बार बार देखने के बाद और इस चुनाव में भी देखने के बाद गुजरात में लोगों को यह लगता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी किसी भी तरह से आप, जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाना, जिसको कहते हैं पॉलिसी बार बार बदलना, जिसको कहते हैं स्थिरता नहीं होना, अगर वो किसी एक राज्य का मॉडल बने और देश के अलग अलग राज्य उसको उठा के अपने यहां लागू करना चाहें तो वो गुजरात मॉडल है। और इसमें जुड़ा क्या? इसमें जुड़ा है सामाजिक सहभागिता। जिस ट्राइबल सीट्स की बात कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती ही नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी 2002 का चुनाव लड़े थे तब भी उन सीटों पर नहीं जीती, और वो सारी की सारी सीटें इस बार जीत गई। उसकी वजह यही कि दलित हो या जनजातीय समाज हो, आदिवासी समाज हो, वहां भारतीय जनता पार्टी का भरोसा बढ़ा है जो मोदी के नाम पर है। अच्छा ठीक है, नागर साहब और पीछे अगर थोड़ा सा जाएं 2014 के बाद, एक बताया जाता है कि इस सरकार में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से एक वाटरशेड मोमेंट है, उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जब राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ये सूट बूट की सरकार है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस क्रम में जुटे रहे कि उनकी और उनकी पार्टी की पहचान गरीबों की पार्टी के तौर पर हो। आज वो हर मंच से यही याद दिलाते हैं कि मैं गरीब का बेटा, मैं पिछड़े का बेटा, मैं पिछड़े परिवार से आया था और मेरी पार्टी ने मुझे ताकत दी कि मैं यहां पर पहुंचा हूं और मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूं। तो क्या ये जो हमें सामाजिक समर्थन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात को टेस्ट केस मानते हुए, जी। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी कम से कम अपनी पहचान बदलने में कामयाब हुई? देखिए, जो कुछ चीजें आपने बताई, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया 1 करोड़ 20 लाख के आसपास इनका कार्यकर्ता है जो पूरी तरह से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी की खुद की इमेज है। 60% जो टोटल मतदाता है गुजरात में वो अर्बन में रहता है। व्यापारी वर्ग का बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो व्यापारी वर्ग पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज आप बताना शायद मिस कर गए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मीडिया ने जिस तरह आम आदमी पार्टी को बीजेपी के साथ सीधी फाइट में दिखाया और जिससे वोटों का जो डिवीजन हुआ उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो भी हमें एक सच्चाई समझनी होगी। और 2024 के लिए गुजरात एक, देखिए, मॉडल तो है, मैं उसे स्वीकार करूं या ना करूं, लेकिन गुजरात एक मॉडल है। लेकिन जो गुजरात में हुआ उसकी पुनरावृत्ति पूरे देश में हो जाएगी, इसमें संदेह है। जो आपने कहा कि भाई गरीब आदमी का, बिल्कुल मोदी जी ने देश के सामने लोगों को एक कन्विंस करने में वो सफल रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं और गरीब आदमी ने उनको वोट दिए। लेकिन कब तक? आज उनको 8 साल पूरे होकर 9वां साल अभी चल जाएगा। आप उसके बाद देखिए लोगों के 9वां साल बल्कि चल रहा है, 9 पूरे हो गए। हाँ, 9 पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज भी बेरोजगारी बढ़ रही है। 5 करोड़ से ज्यादा का डाटा है जो लोग नौकरी के लिए परेशान है। महंगाई बढ़ रही है। हर क्षेत्र में देखें निवेश घट रहा है। फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो घट रहा है। नहीं, तो ये देखिए, ये बातें नागर साहब, ये बातें विपक्ष की तरफ से बहुत पहले से होती रही आ रही हैं। चुनाव के दौरान भी बातें उठाई। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, कब तक होगा? नहीं साहब, हम तो जिसकी बात कर रहे हैं वो 1 महीने पुराना नतीजा है, केवल 1 महीना पुराना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन अभी तक क्या चल रहा था? मोदी जी, भाई एक मौका मुझे और दीजिए, मैं अभी करके दूंगा। फिर मौका दे दिया तो, लेकिन अभी कब तक मौका चलेगा भाई? अभी तो आपको तो देना पड़ेगा। जो वादे किए वो तो कहीं तो पूरा करना पड़े, कहीं तो मैच करना पड़ेगा। लेकिन लग नहीं रहा है, जैसी परिस्थितियां देश में हैं और जैसे कि सरकार के प्रति विश्वास, संस्थाओं के प्रति विश्वास लोगों में कम हुआ है, दुनिया में कम हुआ है। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से जंतर मंतर पे चल रहा है। 3 दिन में सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता, मतलब गुजरात का फैसला भी आपकी नजर में वो स्टैंप नहीं है, लोगों की मुहर नहीं है। ठीक है प्रेम जी। नहीं, अब एक जो है गज नकार वृत्ति शब्द है संस्कृत का, जिसका मतलब सामने आपके हाथी खड़ा हो और आप पूछे हाथी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है हाथी। तो वही स्थिति जो है कांग्रेस की है और उसको उस स्थिति में रहना, उसका हम जो है मुबारकबाद देते हैं। किसी स्थिति में ये सतत लगे रहे। मोदी कहीं है ही नहीं, भाजपा कहीं है ही नहीं, भाजपा आने वाली ही नहीं। कांग्रेस अगर इस मुगालते में जीती है
तो ये कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है, उसको उस मुगालते में जीना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य में, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे गरीब के घर बिजली पहुंचना हो, गरीब को शौचालय दिया जाना हो, गरीब को बिजली दी जानी हो, गरीब को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाना हो, गरीब का बैंक अकाउंट खुलना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कल्पना थी पीछे दबरों कितने अकाउंट से 10 करोड़ जी 40 करोड़ अकाउंट तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कारण खुले। अगर आप कल्पना कीजिए कोरोना काल में अकाउंट्स नहीं होते तो इस देश की क्या दुर्दशा होती। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाद्यान्न 2.5 वर्षों तक उपलब्ध कराना विश्व के इतिहास में कहीं इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। बहुत सारी तो योजनाओं का आप लोग स्वाभाविक जिक्र तौर पर करते हैं। इनका लाभ जो है जनता के लिए, जब आप कृत संकल्प होकर काम करते हैं तो जनता का भी आपके प्रति विश्वास देखिए, बढ़ता आपके है। विरोधी ये कहते हैं कि वो योजनाएं भी दिखाने की हैं, और ये तो बताएंगे मैंने- उसका मैंने लाभ खाद्यान्न- मिला कितनों को है, मिल अगर कितनों को रहा बिना है। बिना खाद्यान्न मिले ही कोई कह देगा कि मेरा पेट भर गया, चलिए, ये तो संभव नहीं ना। अच्छा ठीक, मैं एक ब्रेक ले लेना नागर जी। उसके बाद वो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है, आप बताइएगा उसमें से कितनी जो है केवल कागज पर है। बताना चाहूंगा अगर आप बिल्कुल अनुमति बताइएगा, मैं वो पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। चर्चा हो रही है क्या बीजेपी गुजरात की जीत को पूरे देश में दोहरा सकती है, जैसा उसका दावा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। मैं हूं सौरभ शर्मा और अभी अभी खेल मंत्री के घर पर तमाम रेसलर्स पहुंचे हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। खेल मंत्री के साथ ये मीटिंग बस शुरू होने वाली है। वहीं गौंडा में 3 बार वक्त बदल चुके बृजभूषण शरण सिंह ने अभी तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं की है। दोनों खबरों पर, दोनों जगहों पर हमारी नजर लगातार है और आपको हम लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन देश की चुनावी राजनीति से जुड़ी बहुत सी बड़ी खबरें भी हैं। 2023 और 2024 की तैयारी में सारी पार्टियां लगी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किस तर्ज पर अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, यह उनके 2 दिन के कार्यक्रमों से आपको पता चलेगा। कल प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के लोगों से बात की थी। उनके बीच गए और कहा, चिंता मत कीजिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों से उन्होंने संवाद किया और कहा कि सबसे कमजोर तबका है, सरकारों को जिसका हाथ पकड़कर चलना चाहिए। उसके बाद वो महाराष्ट्र में मेट्रो में बैठे। एक तरफ मुख्यमंत्री थे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम थे। यहां से नरेंद्र मोदी के मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा वर्ग को डेवलपमेंट का मैसेज देने वाली तस्वीरें आई। और आज की खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 लोगों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए। मोदी ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि नौकरी उन परिवारों को दी जा रही है जिनसे आज तक किसी शख्स को कभी सरकारी नौकरी नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियां कैसे बांटी जाती थीं, यह सबको मालूम है। दरअसल बीजेपी जिस मॉडल के जरिए 2024 में गुजरात वाला स्ट्राइक रेट लाना चाहती है, वो यही मॉडल है। इस मॉडल के तहत बीजेपी का यह दावा है कि वो समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ेगी। बीजेपी अपनी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में यह दावा करती है कि गुजरात में 40 रिजर्व सीटों में से उसने 34 जीती, 27 ट्राइबल में से 23, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 13 में से 11 सीटें बीजेपी ने हासिल की। करीब करीब 54% के स्ट्राइक रेट से 86% सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी कार्यकारिणी में इस गुजरात मॉडल पर इस बार सबसे ज्यादा जो जोर रहा वो यही मॉडल है। पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री के डे प्लान में भी आपको दिखाई देगा। मोदी की बीजेपी किस तरह काम कर रही है, क्या प्लान बनता है और एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो गुजरात में चुनावों की जीत के बाद लगातार उसका प्रचार हो रहा है। बात राहुल गांधी की कीजिए, वह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। फारूक अब्दुल्ला उनके कार्यक्रम में शामिल भी हुए और उन्होंने उनकी तुलना आदि शंकराचार्य से की और कहा कि आदि शंकराचार्य वो व्यक्ति थे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए थे और उनके बाद अब राहुल गांधी हैं। वहीं अब तीसरे मोर्चे की आहट तस्वीरों में बदल चुकी है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, वो आपको खम्मम में नजर आए। केसीआर का मंच था, वहां पर अखिलेश यादव भी खूब गरजे मोदी सरकार के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल भी। तो आज हम कुरुक्षेत्र में गुजरात के उस इलेक्शन मॉडल की चर्चा करेंगे जिसका जिक्र बीजेपी आज 2023 में अपने रेजोल्यूशन में करती है और दावा करती है 2014 में उसी गुजरात के विकास मॉडल की बदौलत जीत हासिल हुई थी और 2024 में गुजरात का यही इलेक्शन मॉडल उसका ट्रम्प कार्ड होगा। कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। मेहमानों का स्वागत पहले करें। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम जी स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब का स्वागत है। दुष्यंत नागर जी आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। दुष्यंत जी स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन जी का स्वागत है। और मनोज सिंह जी सिफोलॉजिस्ट भी हैं और आंकड़ों के जरिए आपको हर चुनाव का विश्लेषण करके आपके सामने रखते हैं। मनोज जी आपका भी स्वागत है। तो पहले मनोज जी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए आज बीजेपी के हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो गुजरात से जुड़ रहा है।
बीजेपी का दावा यह है कि गुजरात की जीत को, यानी 86% सीटों की जीत को, 53% से ज्यादा वोट को हम इस साल होने वाले सारे विधानसभा चुनाव में और अगले साल लोकसभा के चुनाव में रिपीट करके दिखाएंगे। लेकिन गुजरात तो पूरा देश नहीं है। गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? गुजरात मॉडल पे चर्चा इसलिए काफी हो रही है कि गुजरात चुनाव के जस्ट पहले वहां पूरी मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और कहा गया था कि यह मॉडल है जो कि मोदी पसंद करते हैं और इससे उनकी जीत हासिल हुई थी। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ सरकारें बदल देने से और नए चेहरे ला देने से ही आप चुनाव नहीं जीत जाते हैं। वहां पे मोदी का एक अपना विश्वास था, लोगों का साथ था, और ये बातें इसलिए कही जा रही है कि निकट भविष्य में अभी मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहां की भी सरकारें चेंज कर दी जाए और नए चेहरे दिया जाए, इसलिए कि वहां शिवराज सिंह चौहान 17 साल से शासन कर रहे हैं। लेकिन हर स्टेट का एक अपना नजरिया होता है चुनाव में, और वहां की एक जातीय समीकरण होता है और वो पार्टी का स्ट्रेंथ होता है। गुजरात एक ऐसा मॉडल है कि जहां पर बीजेपी ने शुरू से अपने बूथ मैनेजमेंट को, संगठन को इतना मजबूत कर रखा है कि अपने हर कार्य को वो बहुत सफलतापूर्वक उसको लागू कर देता है। और जहां तक बात आप आते हैं मध्य प्रदेश की, मैं 2 स्टेट को इसलिए लेकर चल रहा हूं कि इसी 2 चीजों पे लेकर आज बहस हो रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का भविष्य हो सकता है। इतनी समानता तो है कि आप 1.5-2 दशक से वहां पर सरकार चल रही है। और एक चीज बता दे रहे हो, शिवराज सिंह चौहान को छेड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो इतना प्रोफेशनल बना है, लोग इतना चाहते हैं कि वहां पर जो भी करेंगे उस पसंद कर लिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज के डेट में ओबीसी के एक अच्छे नेता के रूप में हैं और उसके साथ लोगों आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल की पूरे देश की बात बाद में, पहली परीक्षा मध्य प्रदेश में हो जाएगी। मध्य प्रदेश में चलिए ठीक है। एक बार क्यों हम गुजरात की बात कर रहे हैं, आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ 2022 में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। 53% से ज्यादा वोट और 86% सीटें, यानी 182 में से 156 सीटें बीजेपी को मिली थी और 53% से ज्यादा वोट हासिल हुआ था। और आप बीजेपी के रेजोल्यूशन को पढ़िए तो उसमें एक शब्द लिखा है शुरुआत में कि ये मोदी मैजिक का कमाल था। फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा चुनाव हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और हम इसको पूरे देश में लागू करके आपको दिखाएंगे। और उसमें जो पार्टी का रोल होता है, पार्टी के संगठन का, उसके बारे में मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे, उस पर हम भी आते हैं। अगला डेटा आपके सामने जिसको लेकर के बीजेपी शायद ज्यादा उत्साहित है कि सामाजिक वर्गों में अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने कैसे पैठ अपनी बढ़ाई गुजरात में, वो भी 27 साल के बाद। और बीजेपी का ये कहना है कि ये दर्शाता है कि बाकी पार्टियां जो भी अपनी कैलकुलस लगा लें, जातियों का जो भी समीकरण बैठा लें, अगर वो गुजरात में ध्वस्त हुआ है तो वो पूरे देश में ध्वस्त होकर के रहेगा। बीजेपी ने रिजर्व सीट्स की हम बात करते हैं, बीजेपी ने 40 रिजर्व सीट्स में से 34 रिजर्व सीट जीत करके दिखाई। गुजरात में ट्राइबल रिजर्व सीट ज्यादा हैं, शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट्स कम हैं, लेकिन 40 में से 34 सीटें बीजेपी जीती। और इसका ब्रेकअप आपको हम अगली ग्राफिक में दिखाते हैं। तो ट्राइबल सीट 27 हैं गुजरात में और बीजेपी ने उसमें से 23 सीटें जीती, और ऐसी एससी सीट 13 है, बीजेपी ने 11 सीट जीती। और पार्टी रेजोल्यूशन में यह बात भी खुद ही कंपेयर करके बीजेपी ने कही है कि हमारा कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस खास करके ट्राइबल बेल्ट में नहीं रहा, लेकिन गुजरात में इस बार हमने वो कमाल करके दिखाया है। और ऐसा ही एससी रिजर्व सीट्स में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सवाल प्रेम शुक्ला जी शुरुआत में हमने मनोज जी से जिसकी चर्चा की, आपके रेजोल्यूशन ये कहता है कि यही कमाल हम करेंगे इस साल होने वाले 9 राज्यों में और अगले साल। परिस्थितियां हर राज्य की अलग होती हैं। आपको लगता है अगर आपको गुजरात में ओबीसी का वोट भी मिला, ट्राइबल वोट भी मिला, एससी वोट भी मिला, हर तबके का वोट आपको मिला, लेकिन वहां का ऑपोजिशन और राज्यों के ऑपोजिशन में भी फर्क है, कैसे इसको रेप्लिकेट कीजिएगा? नहीं, निश्चित तौर पर हर जगह जो है अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जब आपको ध्यान दिला दें, 2012 में जब आदरणीय अमित शाह जी महामंत्री बनकर आए और उनको उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा रिजल्ट ले आऊँगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विश्वास नहीं था कि गुजरात जैसा परिणाम उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है। लेकिन सांगठनिक कौशल के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण था उसके कारण, गुजरात के विकास मॉडल को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी गई तो उत्तर प्रदेश में गुजरात से बेहतर रिजल्ट मिले। और आज भी आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा के समझौते के बाद भी 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीतना, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस तरह की नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, जिस तरह से सांगठनिक कौशल जो है विकसित किया गया, उसका जैसे गुजरात में
आप अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भी मत अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो कांग्रेस के परंपरागत मत थे, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उनके विकास कार्य तो है ही, साथ ही उनसे जो हमारा संपर्क, जैसे गुजरात में पन्ना समितियां बनाई गई, एक पन्ना समिति में 5 सदस्य और 82 लाख पन्ना समितियों के सदस्य थे। 2 करोड़ 5 लाख वोटर होते हैं अगर पन्ना समितियों के परिवार के लोग मतदान कर दें, उसमें से 87% लोगों ने पोल किया और गुजरात में जो है वो अभूतपूर्व सफलता, यानी ऐसा परिणाम कभी नहीं। कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे लोवेस्ट आंकड़े 16 सीट पर गई और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीटें 156 पे गई। तो उसी तरह की नीति जब हम सांगठनिक कौशल का काम करते हैं, मतदाताओं से संपर्क का काम करते हैं, मतदाता को पोल बूथ तक ले आने का काम करते हैं, तो इस तरह का परिणाम, गुजरात जैसा परिणाम अन्य राज्यों में भी लाया जाना संभव है। एक चीज तो आपने अभी जिस संगठन कौशल की बात की वो गुजरात में देखने को मिला, और एक बात ये कहनी पड़ेगी कि आप बीजेपी के रेजोल्यूशन की बात दोबारा करें तो उसमें सीआर पाटिल ये नाम आपको 2 बार दिखाई देगा, जो गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनको काफी श्रेय पार्टी इस बार दे रही है गुजरात की इस जीत का। और उन्होंने संगठन को ये पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटियों का जो उन्होंने चलन चलाया है, जिसको पार्टी अब और देश में लागू करना चाहती है। बीजेपी का जो अपना आकलन रहा कि हमको इतना वोट मिलना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा ही वोट बीजेपी को हासिल हुआ। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इनकी जो भी गणित थी, कैलकुलेशन था, वो ठीक बैठा। राजकुमार जी के पास जाना चाहते, ये 3 बातें कहते हैं राजकुमार जी। बीजेपी कहते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा हमारे पास है, वो लोकप्रिय नेता हैं देश के, लेकिन उनके लोकप्रियता को वोट में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास मशीनरी भी है। अब नड्डा जी उसके इंचार्ज है, उसको ड्रिल किया हुआ है, अच्छे से ऑयल किया हुआ है अमित शाह जी ने, और अब और नीचे और उसमें कारिंदे जुड़ चुके हैं। और तीसरा ये कहते हैं हमारी योजनाएं, हमारा काम तो है ही, और ये हमारे लिए 24 के लिए बहुत है। देखिए, किसी पैटर्न पर या किसी फॉर्मूले पर किसी पार्टी को अगर सफलता मिलती है तो वो कोशिश करेगी कि यही फार्मूला दूसरी जगह भी अपनाया जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहेगी, गुजरात पैटर्न पर चुनाव लड़ना चाहेगी, और विपक्ष जो जहाँ जहाँ अभी चुनाव हुए हैं, अभी आप देखिए हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रिजल्ट रहा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहा, उत्तर प्रदेश में 1 सीट का उपचुनाव था लोकसभा का, वहाँ 2,80,000 से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया है। तो विपक्ष ये पैटर्न अपनाना चाहेगा कि जिस तरह हमने मैनपुरी में और दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उसी तरह हम हराएंगे। अब अपने अपने मुद्दे उठाएंगे, सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि, या कोई किसी को नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने सब खराब ही किया है। सरकार ने कुछ अच्छा भी किया होगा, सरकार उसका प्रचार करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ गलतियां भी की होंगी, सरकार की कुछ कमजोरी भी रही होंगी, सरकार की कुछ विफलताएं भी रही होंगी, हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अभी अखिलेश जी ने खम्भम में कहा कि सरकार तो खुद अपने दिन गिन रही है, और अब 399 दिन उसने कहा सरकार के बाकी हैं केवल। बीजेपी वालों ने तुरंत उनको 2022 का यूपी चुनाव याद दिला दिया। ये तो शुरुआत तो माननीय मोदी जी की ओर से ही हुई। उन्होंने खुद कहा कि अब हमारी सरकार के 400 दिन बचे हैं, तो हमने एक दिन बाद अगर ये कहा कि अब 399 बचे हैं तो क्या गलत किया। अब 4 और घटा लें, आप 3 दिन और चले गए, तो अब तो 395 ही दिन बचे हैं। तो ये अब दूसरी बात, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल बार बार बात की जाती है। गुजरात मॉडल की देश के सामने, देश की जनता के सामने, निष्पक्ष समीक्षकों के सामने जो विशेषताएं आती हैं वो 2 आती हैं केवल जी। एक धार्मिक घृणा, धार्मिक दंगे, जो अराजकता, झगड़े, हत्याएं, एक दूसरे राजनीतिक लोगों को पीछे करके प्रशासनिक अधिकारियों से सरकार चलवाना, लोकतंत्र को कम करना, आवाज को बंद करना, जो बोलने की मनाही, आलोचना की मनाही, ये गुजरात मॉडल राजनीति में माना जाता है। राजकुमार जी देखिए, ये अपनी पार्टी सरकार कैसे चलाते हैं, अपने मुख्यमंत्री को कितना जिम्मेदारी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, वो इनके ऊपर। आपने जो पहली बात कही कि गुजरात में धार्मिक विद्वेष, डर के कारण बीजेपी जीतती है, ये गुजरात मॉडल की पहचान है। इस बार मैं चाहूंगा जरा हर्षवर्धन जी एक बार रिएक्ट करें। 27 साल के, देखिए एक वाक बोल, अभी जो डेटा दिखाया, बात पुरानी हो जाएगी हम गुजरात चुनाव की बात बार बार करेंगे तो, लेकिन हर सामाजिक वर्ग का किसी भी पार्टी को समर्थन मिलना वो केवल डर की बिना पर होगा। नहीं, मैं 10 सेकंड केवल, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से जीतती है। मैंने कहा, और बिल्कुल आप इसकी समीक्षा करें, इसका सर्वे करें, कि लोगों में ये धारणा है गुजरात मॉडल का मतलब है ये 2 चीजें। और तीसरी बात एक और जोड़ दूं मैं, जो आप ये दिखा रहे हैं आंकड़े के
अनुसूचित जाति सीटों पर, अनुसूचित जनजाति सीटों पर बीजेपी ज्यादा जीती है जी। ये सीटें जीतने का मतलब ये नहीं होता कि अनुसूचित जाति का समर्थन ज्यादा मिला है। उन सीटों पर वही लोग ज्यादा जीत पाते हैं जो अनुसूचित जाति के विरोधी होते हैं। गंभीरता से सोचना आप, क्योंकि सारे कैंडिडेट अनुसूचित जाति के होते हैं। जिनको विरोधी वोट एकजुट होकर मिल जाएगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अच्छा ठीक है हर्षवर्धन जी, मतलब ये नतीजे भी जो है सही पिक्चर नहीं रख रहे हैं। नहीं सौरभ जी, मैं एक बात तो कहूँगा कि भाटी जी ने बहुत सी चीज़ें वो एक तरह से कहें कि बहुत उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन एक ये जो उन्होंने आखिर में जाते जाते दे दिया कि अनुसूचित जाति की सीटों पर वो जीतेगा जो अनुसूचित जाति का विरोधी होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा ठहर कर खुद सोचें, देश में अनुसूचित जाति की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना ही बहुत बाद में शुरू हुआ। तो क्या उसके पहले जो लोग जीतते थे वो सब अनुसूचित जाति के विरोधी थे? नंबर एक। नंबर दो ये कि जिस गुजरात की बात हो रही है, गुजरात मॉडल के तौर पर हम देखते हैं तो दंगा अगर हुआ तो दंगा दोबारा नहीं हुआ। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं होगा, यह गुजरात मॉडल है। देश में इंडस्ट्री चलाना, रोजगार पैदा करना, सेल्फ, जिसको हम कहते हैं ना कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना, यह गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल यह है कि आप किसी राज्य में सत्ता में पहुंचते हैं तो सरकार के कामों के लिहाज से बने रहते हैं, यह गुजरात मॉडल है। अगर आप इसको गुजरात मॉडल नहीं मानते हैं तो इसके आगे की एक लाइन में बताता हूं। और चूंकि गुजरात को बार बार देखने के बाद और इस चुनाव में भी देखने के बाद गुजरात में लोगों को यह लगता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी किसी भी तरह से आप, जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाना, जिसको कहते हैं पॉलिसी बार बार बदलना, जिसको कहते हैं स्थिरता नहीं होना, अगर वो किसी एक राज्य का मॉडल बने और देश के अलग अलग राज्य उसको उठा के अपने यहां लागू करना चाहें तो वो गुजरात मॉडल है। और इसमें जुड़ा क्या? इसमें जुड़ा है सामाजिक सहभागिता। जिस ट्राइबल सीट्स की बात कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती ही नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी 2002 का चुनाव लड़े थे तब भी उन सीटों पर नहीं जीती, और वो सारी की सारी सीटें इस बार जीत गई। उसकी वजह यही कि दलित हो या जनजातीय समाज हो, आदिवासी समाज हो, वहां भारतीय जनता पार्टी का भरोसा बढ़ा है जो मोदी के नाम पर है। अच्छा ठीक है नागर साहब, और पीछे अगर थोड़ा सा जाएं 2014 के बाद, एक बताया जाता है कि इस सरकार में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से एक वाटरशेड मोमेंट है, उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जब राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ये सूट बूट की सरकार है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस क्रम में जुटे रहे कि उनकी और उनकी पार्टी की पहचान गरीबों की पार्टी के तौर पर हो। आज वो हर मंच से यही याद दिलाते हैं कि मैं गरीब का बेटा, मैं पिछड़े का बेटा, मैं पिछड़े परिवार से आया था और मेरी पार्टी ने मुझे ताकत दी कि मैं यहां पर पहुंचा हूं और मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूं। तो क्या ये जो हमें सामाजिक समर्थन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात को टेस्ट केस मानते हुए, जी, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी कम से कम अपनी पहचान बदलने में कामयाब हुई? देखिए, जो कुछ चीजें आपने बताई, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया 1 करोड़ 20 लाख के आसपास इनका कार्यकर्ता है जो पूरी तरह से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी की खुद की इमेज है। 60% जो टोटल मतदाता है गुजरात में वो अर्बन में रहता है। व्यापारी वर्ग का बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो व्यापारी वर्ग पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज आप बताना शायद मिस कर गए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मीडिया ने जिस तरह आम आदमी पार्टी को बीजेपी के साथ सीधी फाइट में दिखाया और जिससे वोटों का जो डिवीजन हुआ उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो भी हमें एक सच्चाई समझनी होगी। और 2024 के लिए गुजरात एक, देखिए, मॉडल तो है, मैं उसे स्वीकार करूं या ना करूं, लेकिन गुजरात एक मॉडल है। लेकिन जो गुजरात में हुआ उसकी पुनरावृत्ति पूरे देश में हो जाएगी, इसमें संदेह है। जो आपने कहा कि भाई गरीब आदमी का, बिल्कुल मोदी जी ने देश के सामने लोगों को एक कन्विंस करने में वो सफल रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, और गरीब आदमी ने उनको वोट दिए। लेकिन कब तक? आज उनको 8 साल पूरे होकर 9वां साल अभी चल जाएगा। आप उसके बाद देखिए लोगों के 9वां साल बल्कि चल रहा है, 9 पूरे हो गए। हाँ, 9 पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज भी बेरोजगारी बढ़ रही है। 5 करोड़ से ज्यादा का डाटा है जो लोग नौकरी के लिए परेशान है। महंगाई बढ़ रही है, हर क्षेत्र में देखें निवेश घट रहा है, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो घट रहा है। नहीं, तो देखिए ये बातें नागर साहब, ये बातें विपक्ष की तरफ से बहुत पहले से होती रही आ रही हैं। चुनाव के दौरान भी बातें उठाई गई। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, कब तक होगा? हम तो जिसकी बात कर रहे हैं वो 1 महीने पुराना नतीजा है, केवल 1 महीना पुराना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरा
मैं सहमत हूं, लेकिन अभी तक क्या चल रहा था, मोदी जी भाई एक मौका मुझे और दीजिए, मैं अभी करके दूंगा, फिर मौका दे दिया। तो लेकिन अभी कब तक मौका चलेगा भाई? अभी तो आपको तो देना पड़ेगा, जो वादे किए वो तो कहीं तो पूरा करना पड़े, कहीं तो मैच करना पड़ेगा। लेकिन लग नहीं रहा है, जैसी परिस्थितियां देश में हैं और जैसे कि सरकार के प्रति विश्वास, संस्थाओं के प्रति विश्वास लोगों में कम हुआ है, दुनिया में कम हुआ है। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से जंतर मंतर पे चल रहा है, 3 दिन में सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि मतलब भारतीय जनता पार्टी- गुजरात का फैसला भी आपकी नजर में वो स्टैंप नहीं है, लोगों की बिल्कुल मुहर भी नहीं स्टैंप नहीं है। है। ठीक है प्रेम जी। नहीं, अब एक जो है गज नकार वृत्ति शब्द है संस्कृत का, जिसका मतलब सामने आपके हाथी खड़ा हो और आप पूछे हाथी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है हाथी। तो वही स्थिति जो है कांग्रेस की है और उसको उस स्थिति में रहना, उसका हम जो है मुबारकबाद देते हैं। किसी स्थिति में ये सतत लगे रहे, मोदी कहीं है ही नहीं, भाजपा कहीं है ही नहीं, भाजपा आने वाली ही नहीं। कांग्रेस अगर इस मुगालते में जीती है तो ये कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है, उसको उस मुगालते में जीना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य में, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे गरीब के घर बिजली पहुंचना हो, गरीब को शौचालय दिया जाना हो, गरीब को बिजली दी जानी हो, गरीब को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाना हो, गरीब का बैंक अकाउंट खुलना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कल्पना थी पीछे दबने कितने अकाउंट से 10 करोड़ जी 40 करोड़ अकाउंट तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कारण खुले। अगर आप कल्पना कीजिए कोरोना काल में अकाउंट्स नहीं होते तो इस देश की क्या दुर्दशा होती। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाद्यान्न 2.5 वर्षों तक उपलब्ध कराना विश्व के इतिहास में कहीं इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। बहुत सारी तो योजनाओं का आप लोग स्वाभाविक जिक्र तौर पर करते हैं। इनका लाभ जो है जनता के लिए, जब आप कृत संकल्प होकर काम करते हैं तो जनता का भी आपके प्रति विश्वास देखिए, बढ़ता आपके है। विरोधी ये कहते हैं कि वो योजनाएं भी दिखाने की हैं और ये तो बताएंगे मैंने- उसका मैंने लाभ खाद्यान्न- मिला कितनों को है, मिल अगर कितनों को रहा बिना है। बिना खाद्यान्न मिले ही कोई कह देगा कि मेरा पेट भर गया, चलिए, ये तो संभव नहीं ना। अच्छा ठीक, मैं एक ब्रेक ले लेना आगे जी। उसके बाद वो जिन योजनाओं की ये बात कर रहे हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है, आप बताइएगा उसमें से कितनी जो है केवल कागज दो ही पर है। बताना चाहूंगा, अगर हाँ, आप बिल्कुल अनुमति बताइएगा, देंगे। मैं वो पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। चर्चा हो रही है क्या बीजेपी गुजरात की जीत को पूरे देश में दोहरा सकती है, जैसा उसका दावा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।